नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम अधिगम के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिगम के प्रकारों को वैसे तो सामान्य तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक जो सार्वभौमिक प्रकार हैं। लेकिन आज हम गेने के उन 8 प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो गेने ने दिए थे। सन 1970 में गेने एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की परिस्थितियों में उन्होंने ये 8 प्रकार सीखने के वर्णित किए या बताए। ये सभी प्रकार निम्न स्तर से उच्च स्तर की श्रृंखला में हैं। इस कारण से अधिगम के इन प्रकारों को गेने के पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी या प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। गेने के ये 8 प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके, जो निम्न प्रकार है। ये 8 प्रकार हैं। पहला है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, जिसको चेनिंग और चेन लर्निंग भी कहा जाता है। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम यानी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। पांचवा प्रकार है विभेद अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अगला है छठा संप्रत्यय अधिगम, जिसे कंसेप्ट लर्निंग भी कहा जाता है। सातवां प्रकार है सिद्धांत अथवा नियम अधिगम यानी प्रिंसिपल और रूल लर्निंग। और आठवां और अंतिम प्रकार है समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब हम एक एक प्रकार को विस्तार से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। पहला है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। एक्चुअल में ये साइन लर्निंग भी है, यानी चिन्ह अधिगम भी इसको बोला जा सकता है। दरअसल में एक व्यक्ति दिए हुए संकेतों के प्रति या संकेत के प्रति अनुबंधन करता है और अनुबंधन के साथ साथ प्रतिक्रिया करता है। अर्थात देखकर जैसा व्यवहार वो करता है, देखकर उसी के जैसा व्यवहार करता है। यानी यह दर्शन पर आधारित सीखना है, यानी जो देखा गया उसके अनुसार व्यवहार किया गया। यह अधिगम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन अथवा अनुकूलित अनुबंधन जैसा ही है। यानी पावलोव का जो शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके जैसा ही संकेत अधिगम होता है। जैसे बच्चों को भाषा का ज्ञान कराना, विभिन्न प्रकार की बच्चों में आदतों का निर्माण आदि इस संकेत अधिगम के द्वारा आसानी से कराए जा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हम लें तो एक छोटे बच्चे से यह कहना कि बेटा आंटी या अंकल को नमस्ते करो, बड़े हैं इनके पैर छुओ, अथवा स्वयं हम किसी बुजुर्ग के पैर छूकर ये कहें कि बेटा अब आप दादाजी के पैर छुओ, वह बालक वैसा ही करेगा क्योंकि उसने आपको ऐसा करते हुए देखा है। अगला प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यह जो अधिगम का प्रकार है यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यह बीएफ स्किनर के सक्रिय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित है, उसके जैसा है। इसमें या इस प्रकार के अधिगम या सीखने में अनुक्रिया सतत यानी लगातार होती है और संभावित होती है। इसमें
पुनर्बलन की उपस्थिति के कारण अनुक्रिया और अधिक सक्रिय हो जाती है। अतः यह थॉर्नडाइक के प्रयत्न व भूल जैसा सिद्धांत भी माना जाता है। यानी थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये वो सिद्धांत और ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी लगभग समान ही हैं। जैसा कि उसमें बिल्ली को भूखा रख के उद्दीपन दिया और फिर मछली का तला हुआ टुकड़ा दे के उसको अनुक्रिया करवाई थी। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर स्किनर का जो पुनर्बलन है उसमें केवल फर्क ये है कि पुनर्बलन से अनुक्रिया क्या है, सतत व सक्रिय रखने का प्रयास किया जाता है। अन्य शब्दों में यदि कहें तो जब किसी उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया का होना संभव हो तो वहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है। इस अधिगम से छोटे जो बच्चे होते हैं उन छोटे बालकों को शब्दोच्चारण यानी शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता है और अव्यक्तिगत आचरण यानी जो गलत प्रकार के आचरण हैं और भय या डर है, ऐसी चीज़ों को सकारात्मक पुनर्बलन देकर या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा प्रकार है श्रृंखला या श्रृंखला अधिगम, चेनिंग और चेन लर्निंग। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब व्यक्ति संकेत अधिगम व उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से पहले पूर्ण परिचित हो जाता है तब श्रृंखला अधिगम लाभदायक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिगम है उसको करने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया को लगातार क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि श्रृंखला अधिगम उसमें हो, यानी उसकी श्रृंखला के रूप में उसको लिया जाता है। गेने ने श्रृंखला अधिगम यानी को दो प्रकार का माना है, यानी दो भागों में बांटा है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम यानी वर्बल चेन लर्निंग, उसमें ये गेने ने बताया है कि जब केवल शब्दों के आधार पर, किस पर, केवल शब्दों के आधार पर या शाब्दिक रूप से ही के जो क्रम है उसको तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार का होने वाला अधिगम क्या होगा, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम होगा। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, वो शाब्दिक श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। अशाब्दिक जो श्रृंखला अधिगम है उसमें अधिगम में चित्रों व दृश्य श्रव्य साधनों को एक श्रृंखला के तार्किक क्रम में सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। यानी एक तार्किक क्रम में जब चित्रों को प्रदर्शित करते हैं या दृश्य और श्रव्य साधनों को प्रयोग में लिया जाता है तो इस प्रकार का अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम होता है। जैसे अब यदि उदाहरण को लिया जाए तो स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, मूक फिल्मों के माध्यम से पढ़ाना, मूक अभिनय के माध्यम से पढ़ाना, कंप्यूटर के माध्यम या मल्टीमीडिया के माध्यम से मूक अथवा एनिमेटेड फिल्मों के माध्यम से पढ़ाना, चार्ट बना दिया गया है तो चार्टों की तार्किक श्रृंखला को उपयोग में लेकर पढ़ाना। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे तरीके अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यानी चौथा प्रकार। चतुर्थ प्रकार है शाब्दिक साहचर्य अधिगम या वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। दरअसल ये श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक श्रृंखला अधिगम के प्रकार जैसा ही है। इस प्रकार के अधिगम में दृश्यों के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, यानी जो दृश्य हैं उनके साथ साथ डायलॉग्स का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बोलती हुई जो फिल्में हैं उनके माध्यम से अधिगम करवाना या अभिनय के साथ साथ डायलॉग बोलने के माध्यम से अधिगम करवाना। इसके अलावा चित्रों के साथ विवरण को भी लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक साहचर्य अधिगम।
अगला है विभेद अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। दरअसल में डिस्क्रिमिनेशन या विभेद अधिगम है वो बच्चे के या सीखने वाले के पूर्व ज्ञान पर आधारित अधिगम है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर जो सीखने वाला है या अधिगम करने वाला है वो करता क्या है कि वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवहारों, आचरणों, परिस्थितियों आदि में अंतर करता है और उनमें अंतर करके चयन करता है। तो इससे विभेद अधिगम कहा जाता है, इससे विभेद अधिगम होता है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो बच्चे देखा होगा परीक्षा में जो मल्टीपल चॉइसेस के यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो उसमें जो उत्तर का चयन करते हैं तो वो क्या है, विभेद अधिगम ही है एक तरह से। व्यक्तियों में विभेद करते हैं कि कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन छोटा है, कौन नाटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो ये भी विभेद। रंगों में कि कलर्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो भी विभेद अधिगम है, अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है। आकारों के बारे में या किसी चीज़ की बनावट के बारे में। अब दूरी की बात करें तो डिस्टेंस के बारे में भी जो अधिगम होता है वो विभेद अधिगम के अंतर्गत ही आता है। अगला है संप्रत्य अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग। एक वैज्ञानिक हैं कैंडलर ने 1964 में संप्रत्य अधिगम का उल्लेख किया था और बाद में जो गेने हैं उन्होंने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, यानी जिन्होंने अधिगम के 8 प्रकार दिए हैं उन्होंने संप्रत्य अधिगम को सीखने या अधिगम के प्रकारों में शामिल किया। तो उन्होंने बताया कि संप्रत्य अधिगम में सीखने वाला किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति को समूह में अथवा किसी वर्ग विशेष के रूप में रखकर उसका नामकरण करता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को या वस्तु को या घटना को क्या एक वर्ग विशेष में वो रखता है और उस वर्ग का एक नाम दे देता है। सीखने वाला तथ्यों की तार्किकता को समझता है इस प्रकार के अधिगम में और तथ्यों का विश्लेषण संश्लेषण करते हुए उन तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनका क्लासिफिकेशन यानी विभेदीकरण करता है या डिस्क्रिमिनेशन करता है और जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करता है। अब यदि उदाहरण लिया जाए इस प्रकार के अधिगम का या संप्रत्य अधिगम का, तो मान लीजिए एक कक्षा में शिक्षक ने त्रिभुज का संप्रत्य बताया और कहा कि 3 भुजाओं से बनी ऐसी बंद आकृति जिसके तीनों आंतरिक या अंदर के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है को त्रिभुज कहा जाता है या कहते हैं। अब भविष्य में बच्चे के सामने समकोण त्रिभुज लेके आए, समबाहु त्रिभुज पढ़े, न्यूनकोण त्रिभुज को देखे, अधिकोण त्रिभुज को देखे, समबाहु त्रिभुज आ जाए तो वो उसकी आकृति को देखकर इतना तो बताने में ये तो सक्षम होगा क्योंकि उसकी त्रिभुज का कंसेप्ट आ गया, तो ये बता देगा कि यह त्रिभुज ही है। अर्थात बच्चे को त्रिभुज का संप्रत्य तो क्लियर हो गया है। अगला जो प्रकार है, अच्छा अब गेने ने जो संप्रत्य अधिगम है उसके क्या किए, 4 स्तर निर्धारित किए कि भाई संप्रत्य या कंसेप्ट लर्निंग होती कैसे है। इन 4 स्तरों में सबसे पहला स्तर उन्होंने बताया मूर्त स्तर यानी कॉन्क्रीट लेवल। इसमें उन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सीखता है। किसके आधार पर सीखता है, प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा। और क्या होता है, वस्तुओं को पहचानने में इससे सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार का स्तर मूर्त स्तर का अधिगम कहलाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे एप्पल, APPLE यानी एप्पल मीन्स सेव को जब पढ़ाया जाता है तो उस दौरान यदि वास्तविक सेव को दिखा दिया जाए तो बच्चे का ये क्या है, मूर्त स्तर प्रकार का अधिगम हो जाएगा, यानी जो संप्रत्य अधिगम है उसमें मूर्त स्तर को वो प्राप्त कर लेगा। इसी तरह बनाना, केले को बनाना बोल दिया मीनिंग उसकी, उसको बता दिया केला होता है, लेकिन केला दिखाया भी जाए तो ये क्या होगा, बच्चे के कॉन्क्रीट लेवल को मजबूत करेगा। कॉन्क्रीट लेवल का संप्रत्य अधिगम में कॉन्क्रीट लेवल को उसके मजबूत करेगा, कॉन्क्रीट लेवल का लर्निंग उसको या अधिगम हो जाएगा। दूसरा है पहचान स्तर या आइडेंटिफाई लेवल, इसको परिचयात्मक स्तर भी कहा जाता है। जब बालक या बच्चा है जो
पदार्थों के समस्त गुणों को जान ले, यानी गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर जब अधिगम होता है तो उसको पहचान स्तर का अधिगम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है जो बाहरी गुणों को देखकर वो ये चीज़ बता दे, जैसे नारियल को देख के व्यक्ति बच्चा बता देता है कि ये नारियल है, या केला को आकृति को देख बता दे ये चीज़ है केला है, या मैंगो को बता देता। तो कहने का मतलब उनकी बाहरी आकृति स्वरूप को देखकर बता, यानी गुणों और विशेषताओं का आधार पर बता देता है, टेस्ट करके बता देता है। जैसे चीनी को टेस्ट करने के बाद बता देता है ये मीठी है, मतलब दैट मीन्स ये शुगर है, चीनी है। यदि कोई नमकीन चीज़ है तो नमक उसमें मिला हुआ है, मिर्ची लगती है तो क्या कहता है कि उसमें मिर्च मिला हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये पहचान स्तर का या आइडेंटिफाई लेवल का उसको अधिगम हो जाता है। तीसरा उन्होंने संप्रत्यय अधिगम में तीसरा स्तर बताया वर्गीकरण स्तर, यानी क्लासिफिकेशन लेवल। इसके अनुसार क्या करता है कि जब सारे गुणों को विशेष पहचान लेते तो उसमें वो अंतर या भेद करता है कि कौन सा गुण यहाँ पर मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य है गुणों और जो विशेषता है उनमें भी जब वो अंतर करने लगता है तो वो विभेद प्रकार का या वर्गीकरण स्तर का वो अधिगम उसमें हो जाता है। अगला है औपचारिक स्तर या फॉर्मल लेवल। जब बच्चा किसी चीज़ के संपूर्ण संप्रत्य को समझ जाता है तो फिर वो औपचारिक स्तर का अधिगम कहलाता है। तो इसके यानी वो हर संप्रत्य को स्पष्टता के रूप में समझ जाता है। जैसे गाय भैंस घोड़ा पत्थर लोहा, वो समझ जाता है कि कौन सी तो वस्तु है, कौन सा प्राणी है, कौन सा मनुष्य क्या है, यानी वो इन चीज़ों को भली भांति उनके संपत्ति को समझ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे यदि वो गाय और भैंस को देखे तो वो उसके रंग के आधार पर आकृति के आधार पर अंतर कर लेगा कि गाय ये है भैंस ये, बाकी उनके सारे शारीरिक अंग तो उतने ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो देख कर पता कर लेता है। उसका रीजन क्या है कि वो संपूर्ण संप्रत्य को समझने वो लग गया है। अगला प्रकार है सिद्धांत अथवा नियम अधिगम। तो इस प्रकार ये सातवां प्रकार है प्रिंसिपल और रूल लर्निंग। जब यह अधिगम केवल तब हो सकता है जब बालक को संप्रत्यय अधिगम हो गया हो, यानी जब बच्चा कंसेप्ट लर्निंग सीख चुका है तो ही वो सिद्धांत या नियम अधिगम को सीख सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि संप्रत्यय से ही सिद्धांत जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य जब दो या अधिक संप्रत्यय एक साथ आते हैं तो सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। तो सिद्धांत अधिगम के लिए आवश्यक है कि सीखने वाले को संप्रत्यय अधिगम होना ही चाहिए। जब संप्रत्यय अधिगम का ये पता नहीं होगा तो वो सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम को सीख नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए इसमें लेते हैं कि जब बच्चों को यह बता दिया जाता है, यानी एक ये बात बताई जाती है, एक संप्रत्यय बताया गया या एक सिद्धांत बताया गया कि भाई प्रत्येक गोलाकार वस्तु लुढ़कती है, तो यहाँ परस्पर संप्रत्यों की श्रृंखला का पता चलता है। अब यहाँ पर दो संप्रत्यय नजर आ रहे हैं। देखो पहला संप्रत्यय क्या है कि गोलाकार वस्तु है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है या संप्रत्यय क्या है, लुढ़कना। तो कहने का मतलब है खाली गोलाकार वस्तु कोई एक संपत्ति हो सकती है और लुढ़कना एक संपत्ति हो सकता है, लेकिन जब दोनों संपत्ति मिलेंगे तो नियम क्या निकलेगा कि हर गोलाकार वस्तु लुढ़कती है। इसी तरह अन्य उदाहरण को यदि लिया जाए तो बर्फ गर्मी पाकर पिघलती है। अब यहाँ पर एक तो बर्फ है, पानी से बर्फ बनती है, दूसरा है गर्मी, दूसरा कंसेप्ट हो गया, तीसरा है पिघलना, यानी अब यहाँ दो के तीन संप्रत्ति हो गए। अब इन तीनों संप्रत्तियों को मिलाया जाए, ठीक है ना, बर्फ और गर्मी से कोई मतलब नहीं, लेकिन पिघलना तीसरा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीनों चीज़ों को मिलाया जाए तो एक सिद्धांत बनेगा, दोनों चीज़ों से एक सिद्धांत नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी एक सिद्धांत के लिए जितने संप्रत्तियों की आवश्यकता होती है उतने संप्रत्ति मिलते हैं तो ही एक सिद्धांत का जन्म होता है। तो अब यहाँ पर ये तीनों संप्रत्ति नहीं मिले, यानी बर्फ और गर्मी हो तो भी काम ही चलेगा, गर्मी और पिघलना हो तो भी काम चलेगा, पिघलना और बर्फ हो तो भी काम चाहिए, लेकिन यहाँ बर्फ भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, पिघलना है, तीनों संप्रत्ति साथ मिलेंगे तो यहाँ पर सिद्धांत या नियम का जन्म होगा। तो कहने का तात्पर्य है इस तरह बच्चा ये सिद्धांत या नियम अधिगम सीख सकता है। अंत में है सबसे लास्ट में समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब
इसको जानने के लिए देखिए सीखने का ये क्या है, सर्वोच्च प्रकार है, यानी सर्वोच्च प्रकार ये सीखने का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होता है। समस्या समाधान अधिगम किसी समस्या को हल करने यानी किसी समस्या का हल ढूंढने, नई प्रक्रिया को समझने और परिस्थितियों के आधार पर पूर्वानुमान यानी पूर्व अनुमान लगाने से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। केने के अनुसार समस्या समाधान अधिगम हेतु संप्रत्यय एवं सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम दोनों का अधिगम होना जरूरी है। यदि ये दो अधिगम बच्चे को या पहले से नहीं है तो वो समस्या का समाधान अधिगम नहीं सीख पाएगा। गेने की अवधारणा थी, यानी उसका गेने का कंसेप्ट था कि यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी समस्या में उलझ गया, यानी कोई समस्या व्यक्ति के सामने आ गई या सीखने वाले के सामने आ गई और वो उसका समाधान पा लेता है, तो उन्हें कुछ समय पश्चात उसी तरह की किसी अन्य समस्या से यदि उसका साक्षात्कार होगा या सामना होगा तो इस बार उस व्यक्ति को ज़्यादा यानी समस्या का समाधान करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से पूर्व का अनुभव ले चुका है। तो कहने का तात्पर्य पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या को बड़ी सरलता से व्यक्ति या सीखने वाला सुलझा लेगा। अतः स्पष्ट यह है कि पहली बार समस्या समाधान की जो प्रक्रिया में व्यक्ति क्या होता है कि कुछ क्षमताएं और योग्यता अर्जित कर लेता है, क्योंकि एक बार जब उसका सामना हुआ समस्या से तो कुछ क्षमताएं और योग्यता उसमें आई, तो भविष्य में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो ये क्षमताएं और योग्यताएं उनकी दोबारा मदद करती हैं समस्या को समाधान करने में। अब जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए, यदि चलते चलते कभी ये जो मोटर बाइक है या मोटरसाइकिल है वो रुक गई, तो व्यक्ति के मन में अब ये इतने सारे प्रश्न उठ सकते हैं। देखो, पहला, पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ, दूसरा, कार्बोरेटर में कचरा तो नहीं आ गया, तीसरा, स्पार्किंग प्लग में कार्बन तो नहीं आ गया, और चौथी समस्या क्या आएगी उसके सामने, मतलब वो हल क्या ढूंढेगा उसका मस्तिष्क में प्रश्न कि पेट्रोल टी से पेट्रोल सप्लाई तो बंद नहीं हो गई, यानी पेट्रोल टी ऑन की भी है या नहीं की। अंत में अब उसने समस्या को ढूंढा और ढूंढने पर पता चला कि ओवरफ्लो के कारण मोटरसाइकिल बंद हो गई है। अब होगा क्या कि भविष्य में यदि कभी मोटरसाइकिल बंद होगी तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, उस ओवरफ्लो की जांच करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ओवरफ्लो एक्चुअल में उसकी पहली समस्या का समाधान था। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या समाधान में पूर्व अनुभवों का और पूर्व परिणामों का पूरा योगदान रहता है समस्या का हल करने में। धन्यवाद।